बता दिया था कि सर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या जिसे हम शैक्षिक उद्देश्य के नाम से या लर्निंग डोमेन के नाम से जानते हैं, सीखने के तीन उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य तीन होते हैं जिनको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, और ये देने वाला है आपका B.S. ब्लूम। इसका पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम के नाम से जाना जाता है, और 1956 से इसकी शुरुआत होती है। किसकी? B.S. ब्लूम साहब की। और ब्लूम ने तीन आयाम सीखने के दिए जिसको लर्निंग डोमेन भी कहते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, या शैक्षिक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। उसने बताया सीखने के तीन पक्ष हैं, एक संज्ञानात्मक, एक भावात्मक, और देन आफ्टर आपका क्रियात्मक। उसने केवल इतना ही बताने का प्रयास किया है कि अगर मन और दिल और हरकत, मन यानी कि चिंतन, दिल यानी कि आपका इमोशंस यानी कि भावात्मक, और हरकत यानी कि हाथों से किया गया कोई काम या शरीर से किया गया कोई काम जिसे हम क्रियात्मक के नाम से जानते हैं, यानी कि तीन आयाम में अगर तालमेल अगर सही तरीके से बैठ जाए तो मान के चलिएगा लर्निंग के हमारे जो ऑब्जेक्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसको आगे मैं सरलता से कहना चाहूंगा फील। ध्यान रखिएगा, फील, हर्ट, ध्यान रखना। ये आपका क्या है? थिंक। और दूसरा है फील, ध्यान रखना। और एक्शन। तीन चीजें मैंने आपसे कही हैं। एक होता है आपका थिंक, दूसरा है आपका फील, और तीसरा है एक्शन। थिंक संज्ञानात्मक है, फील आपका भावात्मक है, और एक्शन आपके शरीर के द्वारा कोई क्रियात्मक वर्क है। अगर इन तीन चीजों में तादात्म्य बैठ जाए, समन्वय बैठ जाए, तो लर्निंग के हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जितना हम सोचेंगे और अगर उस सोच में अगर अपना इमोशंस यानी कि इंटरेस्ट जगाएंगे तो लर्निंग का करने का मजा ही या स्वाद ही अलग होगा। और इसी स्वाद को चखने के क्रम में हम लोग वेलकम करेंगे आप सभी का यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनॉमी में। और ब्लूम टेक्सोनॉमी में इतना मैं कल आपको बता चुका था, और देन आफ्टर मैंने आपको ये भी बताया था ब्लूम जो साहब थे जिनको B.S. ब्लूम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तो केवल और केवल संज्ञानात्मक पक्ष दिए थे, उन्होंने भावात्मक और क्रियात्मक आयाम नहीं दिया। उन्होंने तो केवल 96 में संज्ञानात्मक जो आपके ब्रेन से थिंग से रिलेटेड था उसमें 6 आयाम ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन वाला पिरामिड समझाया था। भावात्मक और क्रियात्मक के बारे में तो किन्हीं अन्य दूसरे मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, उस पर हम आगे आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सामने देखिएगा ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी का पुस्तक का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है तो केवल और केवल एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, साहब आपके B.S. ब्लूम है। और सामने आप देख पा रहे होंगे आगे बढ़ने का। और देखिए इसी चीज को कल मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक, इसको भावात्मक और इसको क्रियात्मक। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने था संज्ञानात्मक क्या होता है? आपका हेड होता है, भावात्मक आपका हर्ट होता है, और क्रियात्मक ये साइकोमोटर आपका हैंड होता है। HHS से 3H निकल कर आता है। और इसी को मैंने अपने शब्दों में बोला था, ध्यान रखिएगा, थिंक, फील एंड हैंड। ध्यान रखना, थिंक, फील और एक्शन इसी चीज से बनता है आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी। क्योंकि हम चीजों को सीखते भी, उसकी नॉलेज भी प्राप्त करते हैं, और उस नॉलेज में हम यहाँ पर इमोशंस यानी कि भावात्मक आयाम को भी शामिल करते हैं। देन आफ्टर हम किसी काम को एक्टिविटी के द्वारा, बॉडी के द्वारा करके भी देखते हैं। इतना ही कल मैंने आप लोगों को समझाया था, और आगे आपके सामने ये वाली प्रोसेस आपके सामने बनी है। और इसी प्रोसेस को कल मैं समझा रहा था, आपको यहां तक बात समझ में आ गया होगा। कल मैंने यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, पहले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, आवश्यक लग रहा है यहां पर मुझको। कल मैंने नॉलेज आपको समझाया, नॉलेज के बाद मैंने कल आपको बोध भी समझा दिया था, और नॉलेज और बोध के बाद मैंने कल आपको एप्लीकेशन भी समझा दिया था। ये तीन चीजों को मैंने विस्तारित तरीके से समझाया
ताकि क्वेश्चन आए तो आप कॉन्सेप्ट समझ सके। रटना नहीं है, समझने का काम है। नॉलेज को मैंने कल ही कहा था, ये आपका ज्ञान होता है। कॉम्प्रिहेंशन को हम बोध के नाम से जानते हैं। बोध होता है आपका समझ। जैसे आप कहते हो कि अर्थ समझाइए, यानी कि ये अर्थ के समझने से रिलेटेड है। और एप्लीकेशन को हमने कल कहा भी था, आवेदन के नाम से जानते हैं या अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में मैंने कल ही बोल दिया था, जब आप कुछ चीज सीखते हो और जब सीखने के बाद उसको दूसरे संदर्भ में कहीं दैनिक जीवन में अप्लाइड करोगे तो वो चीज आपका एप्लीकेशन कहलाता है। सर एग्जाम्पल एक बार और बता दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूं। अब आपने गति के नियम सीखे, तो आप देखिए कभी बस में सफर करिएगा, तो बस में सफर करते हैं तो जब एकदम से ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। वो गति के नियम ही का तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस है। तो ट्रेन में, बस में कोई पूछेगा ये क्या हुआ, तो आप बताओगे कि जो हमने पढ़ा था उसका यहां पर हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यानी कि जो सीखो उसको दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में या व्यवहारिक जीवन में दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल करते हो ना, तो वो चीज होती है आपका एप्लीकेशन, जिसको हम अप्लाइड पोर्शन भी कहते हैं। कभी कभार आपने सुना भी होगा, सर आपने थ्योरी तो पढ़ा दी लेकिन इसका यूज कहां कर पाएंगे, इस्तेमाल कहां कर पाएंगे। तो इस्तेमाल करने के संदर्भ में मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था और बोध के बारे में इतना बताया था, जिस व्यक्ति को बोध हो गया, जिस व्यक्ति को समझ हो गई, जो व्यक्ति किसी चीज का अर्थ समझ गया तो वो सही और गलत में अंतर कर पाएगा। सही और गलत में अंतर का अर्थ है कि अंतर वाले प्रश्न और वर्गीकरण वाले प्रश्न अगर कहीं शामिल किए जाते हैं तो वो बोध में शामिल किए जाते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहां पर हम लोग एनालिसिस के बारे में देखेंगे और एनालिसिस को हम लोग विश्लेषण के नाम से, सिंथेसिस को यहां पर संश्लेषण के नाम से और इवैल्यूएशन को यहां पर मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर हम कुछ प्रश्न करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक पढ़िए उसके बेसिक एमसीक्यूज भी साथ में करते हुए चलेगा, क्योंकि थंबनेल में ही हमने वहां पर लिख रखा है कि थ्योरी भी होगी, साथ में थ्योरी के साथ हल्का सा एमसीक्यू करा दीजिए, ताकि जो बच्चे इनिशियल स्टेज पर हैं, जो देख पा रहे हैं, ताकि उनको समझ भी आ सके और उनको लगे कि हाँ संस्थान में प्रैक्टिस भी कराया जाता है। डेमोस्ट्रेशन में ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 3 के बाद चौथा लिखाएंगे। अब हम सब लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये यहां पर लिखा हुआ है विश्लेषण। नोट करना है, बहुत बेसिक है यहां पर, ठीक है। एनालिसिस कहते हैं इसको। सर लिखवाइएगा इसके बारे में। बिल्कुल साहब, उसी के लिए तो आए हैं यहां पर। विषय वस्तु को सरल करने के लिए छोटे छोटे भागों में खंडित या विभाजित करना पहला पॉइंट है। ये कभी आप घर में देखिएगा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी चीज को तोड़ देते हैं। तोड़ दिया तो खंड हो गया अलग अलग। जैसे कभी किसी मैकेनिक के पास जाइए, तो मैकेनिक के पास जाएंगे बाइक सही कराने के लिए, तो वो एक एक पुर्जे को, क्लिच को, ब्रेक को, टायर को, सबको अलग अलग कर देता है ना, बाद में जोड़ता है, वो बात अलग है। खिलौना बच्चे ने तोड़ दिया, घर पे देखिएगा कोई कैलकुलेटर हो या फलाना हो, तो सब चीजों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो पुर्जों को अलग अलग कर देना ही क्या है, विश्लेषण है। जैसे 3 इडियट मूवी देखिएगा, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं मटर पनीर की सब्जी, ध्यान रखिएगा, आज ऑफलाइन में बच्चों के साथ प्रसंग चर्चा करा। मटर पनीर जैसे एक सब्जी है आपकी, तो बेटा दोस्तों यहां पे मटर पनीर बनाने के लिए मटर भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, गरम मसाला भी चाहिए, प्याज भी चाहिए। यानी कि इतनी सारी चीजें हमको चाहिए। हर एक पार्ट एक दूसरे पार्ट से क्या है, अलग है। ये अलग अलग कर दिया ना, ये इतनी चीजें, यही आपका क्या है, आपका इसी को हमने खंडित कर दिया, यानी कि विभाजन छोटे छोटे भागों में।
कभी आप गद्यांश को सॉल्व करिए, आप पैराग्राफ पढ़े होंगे तो कभी कभार आप बोलते हो यार पैराग्राफ इतना लंबा है यार कैसे हल करेंगे, लेकिन आप पैराग्राफ को हल करने के लिए, गद्यांश को हल करने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हो ताकि विषय वस्तु को क्या बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके। वो तोड़ना ही आपका विश्लेषण है। और यहाँ पर हर एक पॉइंट अगर नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे शांत नहीं रहना है, यहाँ पर कमेंट करिएगा कहीं कोई दिक्कत, और हर प्रकार की दिक्कत का यहां पर समाधान करने का एफर्ट तो किया ही जाएगा आप लोगों के लिए। पैराग्राफ या गद्यांश को सरल करने के लिए ये प्रश्न बनेंगे इस तरीके से, ध्यान रखना। सरल करने के लिए